हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेक्स्ट लेक्चर। तो अभी हम सोशल रिफॉर्म्स ही कंटिन्यू कर रहे हैं। हमने देखा कि कैसे जो है आर्य समाज की स्थापना की गई थी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा, और कैसे अब आर्य समाज के बाद जो है अलग अलग हमें रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस देखने को मिलेंगी, हमें ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस देखने को मिलेंगी, या फिर हम कहें हमें ऐसे व्यक्ति देखने को मिलेंगे जो रिवाइवलिज्म को प्रमोट करेंगे, जो ये कहेंगे कि देखो हमें अपने कल्चर पर प्राउड होना चाहिए, हमारे कल्चर में, हमारे एंशियंट ट्रेडिशन में बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें दी गई थी। तो इस तरह से इस टाइप की इंडियन सोसाइटी के अंदर हमें ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी। लोग क्वेश्चन करना शुरू करेंगे वेस्टर्न एजुकेशन को, कि वेस्टर्न एजुकेशन जो है वो सिर्फ वेस्ट के बारे में बता रही है, भारतीय कल्चर और आइडेंटिटी के बारे में कौन बताएगा। तो इस तरह के प्रश्न भी उठने शुरू हो जाएंगे। तो इसी तरह का एक एग्जाम्पल हमें देखने को मिलेगा, वो है बंकिम चंद्र चटर्जी का एग्जाम्पल। ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी। तो बंकिम चंद्र चटर्जी जो थे वो वन ऑफ द अर्लीस्ट ग्रेजुएट थे कलकत्ता यूनिवर्सिटी से। तो इन्हें ये बात समझ आ गई थी वहाँ पर कलकत्ता यूनिवर्सिटी में कि हमें जो पढ़ाया जा रहा है वो वेस्टर्न हिस्ट्री पढ़ाई जा रही है, ना कि भारत के इतिहास के बारे में कुछ पढ़ाया जा रहा है। अगर थोड़ा बहुत कुछ पढ़ाया भी जा रहा है तो गलत गलत चीज़ें ही पढ़ाई जा रही हैं। तो ये कहेंगे कि अंग्रेज़ हमें जो पढ़ा रहे हैं वो सही इतिहास नहीं है। तो हम देखेंगे कि फिर बंकिम चंद्र चटर्जी जो है वो अपनी बुक भी लिखेंगे जिसका नाम है आनंद मठ। ठीक है, ये बुक जो थी, इस बुक में इन्होंने कई सर्टेन इवेंट्स को आइडेंटिफाई किया था भारतीय इतिहास की। इस बुक में उन्होंने सन्यासी रिवॉल्ट को कवर किया था। बाकी हम देखेंगे बंकिम चंद्र चटर्जी जो है वो सॉन्ग भी लिखेंगे। कौन सा सॉन्ग? वही सॉन्ग जो इंडिया का राष्ट्रीय गीत है, हम बात कर रहे हैं वंदे मातरम की। तो बंकिम चंद्र चटर्जी जो हैं वो वंदे मातरम भी लिखेंगे। तो एक तरह से ये लोगों को आह्वान करेंगे कि हमें मदर इंडिया की यानी भारत माता की वर्शिप करनी चाहिए। तो ये हम देखेंगे वंदे मातरम आगे जाकर वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्लोगन भी बनेगा नेशनल मूवमेंट का। तो इस तरह से हम देखेंगे कि जो रिवाइवलिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस थी वो जो है इंडियन आइडेंटिटी को स्ट्रॉन्ग करेंगी, और स्ट्रॉन्ग इंडियन आइडेंटिटी यानी कि स्ट्रॉन्ग इंडियन नेशनल मूवमेंट की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। और तो और 1890s के पीरियड में हमें ये भी देखने को मिलेगा कि गौ प्रोटेक्शन जो थी, गौ रक्षा 1890s के पीरियड के अंदर, वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट थीम बनेगी इंडियन नेशनल मूवमेंट के अंदर। गौ रक्षा की शुरुआत भी जो है वो आर्य समाज के द्वारा ही की गई थी। और तो और 1893 के अंदर हम देखेंगे कि गौ रक्षिणी सभा एक थी। ठीक है, गौ रक्षिणी सभा जो है, जो उभर के आई थी 1893 में, वो कांग्रेस के सेशन में पार्टिसिपेट करेगी और वहाँ पर कांग्रेस में प्रस्ताव पास करवाएगी कि कांग्रेस अब से जो है गौ हत्या को लेकर के एक्टिव होगी। तो इसी तरह से हम देखेंगे तिलक का एग्जाम्पल भी। तिलक भी जो है शिवाजी महाराज की कहानियाँ लिखा करते थे। तो इन कहानियों से जो है वो लोग मोटिवेटेड फील करते थे। स्पेशली अगर हम मराठास की बात करेंगे तो मराठास भी इन कहानियों से मोटिवेट होंगे कि किस तरह से शिवाजी ने जो है मुग़लों को हराया था, उसी तरह से हमें अब अंग्रेज़ों को या फिर हम कहें ब्रिटिशर्स को हराना पड़ेगा। तो इस तरह से रिवाइवलिज्म जो है वो कोर पार्ट बनेगा इंडियन नेशनल मूवमेंट का। इवन यहाँ तक कि हम गांधी जी का केस भी देखें तो गांधी जी जो है ब्रिटिश रूल को रावण से कंपेयर करेंगे और ये कहेंगे कि जब तक कि ब्रिटिश रूल को हम हराएंगे नहीं, तब तक जो है राम राज्य की स्थापना नहीं हो पाएगी। अपनी राइटिंग्स के अंदर गांधी जी ने भारत माता को सीता माता से भी कंपेयर किया हुआ है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि ये सब चीज़ें जो है ये कोई ऑर्थोडॉक्स बिहेवियर नहीं था। अगर आप कल्चर का इस्तेमाल कर रहे थे सोसाइटी को डायरेक्शन देने के लिए, तो इसका मतलब ये नहीं था कि आप ऑर्थोडॉक्सी थे। आप बल्कि एक सही रास्ता अपना रहे थे जिससे आप समाज को एक साथ ला सके, एक दिशा में चलने की ओर ले जा सकें। तो बाकी
इस समय पर कुछ प्रश्न भी उठने शुरू हो गए थे रिवाइवलिज्म मूवमेंट्स को लेकर के, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था 1884 के अंदर हमें देखने को मिलेगा रुकमा बाई का केस हमें देखने को मिलेगा। 1884 में ये 22 वर्षीय हिंदू महिला थी जो कि कारपेंटर कास्ट से बिलोंग करती थी। तो इनको जो है कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट ले जाया गया था उनके पति के द्वारा, क्योंकि इन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया था अपने पति के जो कॉन्जुगल राइट्स हैं उनको एक्सेप्ट करने से। तो कॉन्जुगल राइट्स यानी किस उम्र पर जा कर के महिला जो है वो शारीरिक संबंध बनानी पड़ेंगे उसको अपने पति के साथ। तो इस बारे में इन्होंने ऑब्जेक्शन कर दिया था कि मैं अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग ही करूँगी जब भी करना होगा। तो इन्होंने अपने पति के कॉन्जुगल राइट्स को रिकग्नाइज़ करने से रिफ्यूज़ कर दिया था। तो ये केस फिर बॉम्बे हाई कोर्ट में आया था। तो रुकमाबाई की ओर से या फिर हम कहें उन्हें सपोर्ट किया था, यहाँ पर उनका केस जो लड़ा था वो BM मालबारी या फिर बहराम जी मालबारी ने लड़ा था। ये चीज़ हम देख चुके हैं ऑलरेडी। और फिर हमें देखने को मिलेगा फिर उस समय पर पास किया जाएगा एज ऑफ कंसेंट एक्ट भी उस पीरियड के आसपास ही पास किया जाएगा, है ना। एज ऑफ कंसेंट एक्ट जो है वो पास किया जाएगा 1890 में। कंसेंट एक्ट 1800, अब ईयर चेक कर लेना एक मिनट, उसी पीरियड में लगभग एज ऑफ कंसेंट एक्ट भी पास होगा। तो ये एक्ट भी जब पास हुआ इसकी भी अपोजिशन की गई थी, इसको भी अपोज किया गया था रिवाइवलिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा। जैसे कि उदाहरण के लिए तिलक ने भी इस चीज़ को अपोज किया था, क्योंकि तिलक का ये मानना था कि भारतीय समाज अपने लिए लॉज जो है वो खुद बनाएगा, हमें आपकी कोई ज़रूरत नहीं, आपकी इंटरफेरेंस की ज़रूरत नहीं है हमें हमारी परंपराओं के अंदर। तो इस तरह से हम देखेंगे कि कैसे इनिशियल पीरियड जो था आर्य समाज का, तो उसमें भी जो है इसका कार्य जो है, इसके काम जो है आर्य समाज के, वो कई लोगों के द्वारा पसंद नहीं किए जाएंगे, क्योंकि बहुत सी जो इनकी चीज़ें थी वो कई लोगों को ऑब्जेक्शनेबल थी, जैसे कि नो आइडल वर्शिप हो गया, या फिर इनका ये कहना कि हमें वैदिक समाज की ओर वापस जाना चाहिए। तो इसी का एक एग्ज़ाम्पल हमें देखने को मिलेगा जो लोग अपोजिशन कर रहे थे। तो अपोजिशन करने वालों में से ही एक एग्ज़ाम्पल हमें जो देखने को मिलेगा वो है भारत धर्म महामंडल। ठीक है, भारत धर्म महामंडल। तो ये एक ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन थी, ऑर्थोडॉक्स एजुकेटेड हिंदूज़ की एक ऑर्गेनाइजेशन थी ये। तो इन लोगों का ये मानना था कि जो है ये लोग आर्य समाज की टीचिंग के अगेंस्ट थे, ये लोग थियोसॉफिकल सोसाइटी की टीचिंग के अगेंस्ट थे, ये लोग रामकृष्ण मिशन की टीचिंग के अगेंस्ट थे। ठीक है, क्योंकि इन लोगों का मानना था कि हमें जो है हमारे परंपराओं को बदलना नहीं चाहिए। तो इसी भारत धर्म महामंडल जो है इसमें एक प्रोमिनेंट लीडर हमें जो देखने को मिलेंगे, इसके पार्ट जो थे वो थे पंडित मदन मोहन मालवीय जी हमें देखने को मिलेंगे। तो जैसा कि मैंने कहा कि इन लोगों को थियोसॉफिकल सोसाइटी की टीचिंग से भी प्रॉब्लम थी, पर जैसे थियोसॉफिकल सोसाइटी की पार्ट हैं हमें एनी बेसेंट है देखने को मिलेंगी, पर वैसे एनी बेसेंट और मदन मोहन मालवीय जी की आपस में तो अच्छा बॉन्ड था इनके बीच, क्योंकि जैसे हम देखेंगे कि एनी बेसेंट ने सेंट्रल हिंदू कॉलेज एस्टेब्लिश किया था और बाद में उसी कॉलेज को अपग्रेड करवाया गया था पंडित मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा। ऑल्दो हम देखेंगे कि कुछ कॉन्ट्रोडिक्शंस तो होती ही थी लीडर्स के बीच आपस में इन विचारों को लेकर के, पर जो भी है ये सब एंड में तो इंडियन सोसाइटी के वेलफेयर के लिए ही लड़ रहे थे। ओके, बाकी इस पीरियड पर साउथ में हमें जो मूवमेंट्स है देखने को मिलेंगी कि जो मोस्टली मूवमेंट्स थी साउथ के अंदर इस समय पर, तो साउथ के अंदर इस समय पर मोस्टली मूवमेंट्स कास्ट सेंट्रिक थी। ओके, तो कास्ट सेंट्रिक में भी इसमें विद इन कुछ वुमेन सेंट्रिक भी थी, है ना। साउथ वाली मूवमेंट्स कुछ कास्ट सेंट्रिक थी, कुछ
वुमेन सेंट्रिक थी, और कुछ मूवमेंट साउथ में हमें रिलीजियन सेंट्रिक भी देखने को मिलेंगी। ठीक है, रिलीजन सेंट्रिक भी देखने को मिलेंगी। हमने देखा कि कैसे ब्रह्म समाज का आउटकम जो था वो था प्रार्थना समाज, और प्रार्थना समाज भी फिर ब्रह्म समाज की तरह ही विडो रीमैरिज आदि को सपोर्ट करता था। तो इसी तरह से हमें एक देखने को मिलेगा साउथ के अंदर, जिसने साउथ इंडिया में कंट्रीब्यूट किया, साउथ इंडिया के आंध्र प्रदेश वाले रीजन में कंट्रीब्यूट किया, तो वो हमें देखने को मिलेंगे वी पंटुलू, है ना। वी पंटुलू, इनका पूरा नाम था वीरासलिंगम पंटुलू। तो इनका कंट्रीब्यूशन जो है वो हमें आंध्र प्रदेश के रीजन के आसपास देखने को मिलेगा। ठीक है, 1878 के अंदर ये एस्टेब्लिश करेंगे सोसाइटी फॉर सोशल रिफॉर्म, और ये जो है ये इशू उठाएंगे, विडो रीमैरिज का इशू उठाएंगे ये। ठीक है, बाकी बाय 1891 हम देखेंगे कि ये एक और एसोसिएशन बनाएंगे, वो है विडो रीमैरिज एसोसिएशन। ठीक है, बाय 1891 ये बनाएंगे विडो रीमैरिज एसोसिएशन। तो रिलीजियस पर्सपेक्टिव से हम देखें तो हमें रिलीजियस पर्सपेक्टिव से फॉरेनर्स की पार्टिसिपेशन को भी देखने को मिलेगी। ये फॉरेनर साउथ इंडिया के रीजन में आए थे, है ना, तो हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी थियोसॉफिकल सोसाइटी। ठीक है, थियोसॉफिकल सोसाइटी हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो अगर हम थियोसॉफिकल सोसाइटी की बात करें या फिर हम द थियोसॉफिकल मूवमेंट की बात करें, तो इसकी जो स्थापना है वो की गई थी आपकी मैडम HP ब्लवात्स्की। ठीक है, और कर्नल ऑलकॉट के द्वारा की गई थी इसकी स्थापना। तो ये लोग जो थे थियोसॉफिकल सोसाइटी वाले, ये लोग इंस्पायर हुए थे भारतीय विचारों से, भारतीय कल्चर से, और इस सब से इंस्पायर होकर के इन्होंने 1875 के अंदर अमेरिका में यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स में इन्होंने स्थापना की थी थियोसॉफिकल सोसाइटी की। ओके, इन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी अमेरिका के अंदर। और फिर क्योंकि हमने देखा था कि कैसे 1750s यानी 1750 के दौर में जो है वो काफ़ी ज़्यादा ट्रांसलेशन होना शुरू हो गई थी भारतीय ग्रंथों की, भारतीय उपनिषदों आदि की। तो जो ट्रेंड था ओरिएंटल लर्निंग का वो चला था उस समय पर, है ना। तो इंडियन कल्चर की जो बुक्स थी वो फिर यूरोप की मार्केट में भी पहुंचना शुरू हो गई थी उस पीरियड के बाद, और तो और भी दुनिया के अलग अलग हिस्सों में पहुंचना शुरू हो गई थी। तो इस तरह से हम देखेंगे कि इन्हीं किताबों आदि से प्रभावित हुए थे ये थियोसॉफिकल सोसाइटी वाले, और इस सब से प्रभावित होकर उन्होंने अमेरिका के अंदर थियोसॉफिकल सोसाइटी की शुरुआत की थी। तो थियोसॉफी का जो लिटरल मीनिंग है वो यही है, द स्टडी ऑफ रिलीजन है थियोसॉफी का लिटरल मीनिंग। तो ये जो मूवमेंट है ये बाद में हिंदू रेनेसांस के साथ अलाइड हो जाएगी। तो यानी कि ये लोग भी चाहेंगे थियोसॉफिकल सोसाइटी वाले के भारतीयों को फिर से जगाना चाहेंगे, ये इनकी एम थी। पर ऑब्वियसली ये उतना ज़्यादा कर नहीं पाएंगे। यहाँ पर ब्रह्म समाज जैसी संस्था इनके आने से इतने पहले से बनी हुई, वो भी उतना ज़्यादा चेंज नहीं ला पाई, तो ये लोग तो कितना ही चेंज ला लेंगे। तो जब पहले हमने देखा 1875 में ये अमेरिका में एस्टेब्लिश करेंगे थियोसॉफिकल सोसाइटी, और बाद में फिर 1882 में ये भारत आएंगे। भारत में भी मद्रास प्रोविंस के अंदर एक अदयार नाम की जगह है, चेन्नई के पास मद्रास प्रोविंस में अदयार है जगह का नाम। तो वहाँ पर ये अपने आप को एस्टेब्लिश करेंगे थियोसॉफिकल सोसाइटी वाले। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी थोड़ी बहुत पॉपुलर हुई थी एनी बेसेंट के इलेक्शन जीतने से, पर इनफैक्ट जब स्वामी विवेकानंद शिकागो गए थे तो उस समय पर थियोसॉफिकल सोसाइटी को भी बुलाया गया था, ब्रह्म समाज को भी बुलाया गया था, इन लोगों को भी इनविटेशन था उस समय पर।
तो थियोसॉफिकल सोसाइटी को रिप्रेजेंट करने के लिए उस समय पर एनी बेसेंट गई हुई थी। तो इस तरह से हम देखेंगे कि क्या क्या रोल रहा है इन सोशल रिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशंस का। बाकी एनी बेसेंट की अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी बनारस में 1898 के अंदर। किसकी स्थापना की थी इन्होंने स्थापना की थी सेंट्रल हिंदू कॉलेज की 1898 के अंदर। बाकी थियोसॉफिकल सोसाइटी का ये भी मानना था कि हम कर्म फल पर भी इनका मानना था। बाकी ये उपनिषदों को पढ़ने के लिए प्रमोट करते थे। ये कहते थे वेदों को पढ़ो, उपनिषदों को पढ़ो। ये मेडिटेशन को प्रमोट करते थे, ये प्रेयर को प्रमोट करते थे, ये मोक्ष में भी मानते थे, है ना। पर इनका कुछ नेगेटिव साइड हम ये देखेंगे कि इन्होंने इंडियंस को कुछ फॉल्स सेंस ऑफ प्राइड भी दी। जैसे कि ये लोग थोड़ा कुछ ऑकल्ट प्रैक्टिसेस की तरफ भी चले गए थे। ऑकल्ट प्रैक्टिसेस यानी जादू टोना की तरफ भी ये ज़्यादा चले गए थे, क्योंकि कुछ भी कहीं पे भी ये पूछ लेते थे बाबाओं वगैरह को और फिर वो नोट कर लेते थे, है ना। तो ये थोड़ा ज़्यादा ही डीप चले गए थे जादू टोना में, तंत्र मंत्र की तरफ, ठीक है। बाकी अगर हम इम्पैक्ट की बात करें थियोसॉफिकल सोसाइटी की, तो इसका इम्पैक्ट बहुत ही लिमिटेड रहा है और बहुत ही स्मॉल सेगमेंट ऑफ वेस्टर्नाइज्ड क्लास के ऊपर इसका इम्पैक्ट रहा है। तो एक और पर्सन जो थियोसॉफिकल सोसाइटी का पार्ट था वो था एओ ह्यूम, ठीक है। एओ ह्यूम भी इसका पार्ट था। तो एओ ह्यूम जो है वो फाउंडर था कांग्रेस का, है ना। तो इसके बारे में काफ़ी फेमस है एक थ्योरी, वो है सेफ्टी वॉल्व थ्योरी, ठीक है। तो इसको ये सपना आया था एओ ह्यूम को कि एक बहुत ही बड़ा ह्यूज रिवॉल्ट होने वाला है भारत के अंदर, जो कि ब्रिटिश रूल को ओवर पावर कर देगा भारत में। तो इतना बड़ा सपना आया था और सपने में एक बाबा आए थे। तो वो जो बाबा थे उन्होंने इसको एओ ह्यूम को ये सब बातें बताई थी। तो फिर इन्होंने कहा था इसको, फिर इसके बाद एओ ह्यूम जो है वो कांग्रेस की स्थापना करेगा। कांग्रेस, इनका मानना था कि एक मॉडरेट एटीट्यूड वाली ऑर्गेनाइजेशन होगी, कांग्रेस ही इनडायरेक्टली जो है ब्रिटिश रूल को बचाएगी। तो ये सब हम करेंगे बाद में, आने वाले समय में डिस्कस करेंगे। बाकी उस समय पर जो है गवर्नर जनरल इनका वो था लॉर्ड डफरिन। तो डफरिन ने इसको बोला एओ ह्यूम को कि तू सस्ता नशा करना बंद कर दे। तो एओ ह्यूम ने कहा कि मेरे पास ही शक्ति है सिर्फ बाबा देखने की, और मेरे अलावा कोई भी इस बाबा को नहीं देख सकता। तो ह्यूम को जो है वो वापस भेज दिया गया था डफरिन के द्वारा। ऑल्दो एनी बेसेंट जो है वो काफ़ी लिबरल थी इस समय पर हम देखेंगे कि एनी बेसेंट के द्वारा भी सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की जाएगी। और फ्यूचर में जो ये है हिंदू कॉलेज है, ये बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बनेगा 1916 के अंदर, ठीक है। और इसको बनाया जाएगा पंडित मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा। 1907 में जो है ये प्रेसिडेंट बन गई थी थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया की। कौन बन गई थी प्रेसिडेंट? एनी बेसेंट बन गई थी प्रेसिडेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया की। तो बाकी एनी बेसेंट का एक और इम्पोर्टेंस हमें ये देखने को मिलती है कि वो फोर फ्रंट लीडर थी वुमेन रिफॉर्म्स के अंदर। तो इन्होंने फिर एक ऑर्गेनाइजेशन भी बनवाई थी हम कहीं। इस ऑर्गेनाइजेशन में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल था एनी बेसेंट का। तो वो ऑर्गेनाइजेशन थी ऑल इंडिया वुमेन एसोसिएशन, ओके, ऑल इंडिया वुमेन एसोसिएशन। ऑल्सो होम रूल मूवमेंट भी चलाया था इन्होंने, एनी बेसेंट जी ने, ओके। तो इसका इम्पैक्ट जो है क्या कहते हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी का, वो काफ़ी लिमिटेड रहेगा और वो भी बहुत ही छोटे सेगमेंट पर रहेगा इसका इम्पैक्ट। स्मॉल सेगमेंट ऑफ द वेस्टर्नाइज क्लास, उन पर इस सब का इम्पैक्ट रहेगा, ओके। एक और ऑर्गेनाइजेशन जो हमें साउथ में देखने को मिलती है वो है वेद समाज, ओके।
तो वेद समाज जो है ये भी आउटकम है केशव चंद्र सेन का ही। जिस तरह से हमने देखा था कि प्रार्थना समाज एस्टेब्लिश किया गया था केशव चंद्र सेन द्वारा जब वो बॉम्बे के टूर पर गए थे, तो उसी तरह जब वो मद्रास के टूर पे थे, ओके, किसके टूर पे, जब वो मद्रास के टूर पर थे तो वहाँ पर रीजनल लीडर्स थे, जैसे कि के एस नायडू थे वहाँ पर एक रीजनल लीडर। तो इन्होंने के एस नायडू ने एस्टेब्लिश किया वेद समाज विद द हेल्प ऑफ केशव चंद्र सेन, ओके। तो इसको जो है आप वेद समाज को कहा जाता है ब्रह्म समाज ऑफ साउथ इंडिया, ठीक है। जिस तरह से प्रार्थना समाज को कहा जाता है ब्रह्म समाज ऑफ महाराष्ट्र, उसी तरह से वेद समाज को कहा जाता है ब्रह्म समाज ऑफ साउथ इंडिया, ओके। तो ओवर अ टाइम हम देखेंगे कि किस तरह से वेद समाज भी सिमिलर इश्यूज ही उठाएगा, जैसे कि जो कि ब्रह्म समाज के थे, क्योंकि ऑलमोस्ट सेम ही आइडियोलॉजी थी। बाकी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम ये भी देखेंगे कि रिलीजियस इश्यूज भी हाईलाइट किए जाएंगे साउथ इंडिया के अंदर, और जिस लीडर द्वारा ये रिलीजियस इश्यूज हाईलाइट किए जाएंगे उनका नाम था श्री नारायण गुरु, ओके, श्री नारायण गुरु। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशंस थी जैसे कि वेद समाज हो गया, थियोसॉफिकल सोसाइटी वगैरह, ये जो हैं कम्प्लीटली जो है वो कास्ट इश्यूज़ को के बेसिस के जो डिस्क्रिमिनेशन थे कास्ट इश्यूज़ वाले, उसको कम्प्लीटली चैलेंज आउट नहीं कर पाई। तो फिर हम देखेंगे कि कुछ सर्टेन ऑर्गेनाइजेशंस और मूवमेंट्स निकल करके आएंगी जो कि स्पेसिफिकली फोकस करेंगी कास्ट इश्यूज़ के ऊपर, ओके। तो जैसे कि वेस्ट में भी हमने देखा कि वेस्ट में थी कुछ कास्ट स्पेसिफिक इश्यूज़ को लेकर के, जैसे कि ज्योतिबा फुले हमें देखने को मिलते हैं वेस्ट में, बाबा साहेब भी हमें देखने को मिलते हैं, है ना। तो वैसे ही अब हम देखेंगे कि अब इशू क्या था कि जो लोअर कास्ट के लोग थे वो लोग चाहते थे इक्वालिटी, है ना, वो लोग चाहते थे राइट्स। और साथ ही साथ हम देखेंगे कि इंटरमीडिएरी कास्ट यानी कि बीच के जो थे, जो ना ही टॉप में आते थे जो ना ही बॉटम में थे, इंटरमीडिएरी कास्ट के जो लोग हैं उनके अंदर भी एस्पिरेशंस डेवलप होंगी, वो भी और ऊपर उठना चाहेंगे, वो चाहेंगे इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली पावर को गेन करना, है ना। तो इस तरह से जो वो है कोशिश करेंगे हायर कास्ट के लोगों को इमिटेट करने की। इसको सेंस्क्रिटाइजेशन भी कहा जाता है ना, कि जब हायर कास्ट के लोगों को इमिटेट किया जाता है दूसरी कास्ट के लोगों के द्वारा। तो नारायण गुरु जो थे इनका जन्म हुआ था 1856 में, ठीक है। नारायण गुरु का जन्म 1856 में हुआ था, त्रिवेंद्रम में हुआ था इनका जन्म, त्रिवेंद्रम, ठीक है। तो ये डिसाइपल थे एक संस्कृत स्कॉलर के जिनका नाम था रमन पिल्लाई, रमन पिल्लाई आसान, ठीक है। और एक ये परिव्राजक बन गए बाद में, ठीक है। तो परिव्राजक कौन होते हैं? परिव्राजक होते हैं समवन हु वॉन्डर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन क्वेस्ट ऑफ ट्रूथ, जो एक जगह से दूसरी जगह घूमते हैं सत्य की खोज में, वो होते हैं परिव्राजक, ठीक है। तो इनको फिर कुछ समय बाद एनलाइटनमेंट भी प्राप्त हुई, और ये चाहते थे कि ये अपलिफ्ट करें ऑप्रेस्ड क्लासेस को, है ना, और कास्ट सिस्टम को ख़त्म करें। इनका मानना था कि इनका मानना क्या, सॉरी, जो हर धर्म के लोग जो थे, क्रिश्चियंस थे, मुस्लिम्स वगैरह, वो भी इनकी रिस्पेक्ट करते थे। तो फिर इनके द्वारा एक मूवमेंट की शुरुआत की जाएगी, ठीक है, जिसको कहेंगे हम SNDP मूवमेंट, SNDP मूवमेंट। तो SNDP की फुल फॉर्म है यहाँ पर श्री नारायण धर्म परिपालन
ठीक है, श्री नारायण धर्म परिपालन योगम मूवमेंट है ये, SNDP मूवमेंट भी बोलते हैं इसको हम शॉर्ट में। तो ये जो है श्री नारायण गुरु, ये बिलोंग करते थे इजावा कम्युनिटी से, ठीक है। तो ये इजावा कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। इजावाज को जो है अनटचेबल कंसिडर किया जाता था, बल्कि इतना कंसिडर किया जाता था कि इनको लगभग 34 फीट का जो डिस्टेंस है वो मेंटेन करना पड़ता था नाम ब्राह्मण से, है ना। वहाँ पर जो नामबुदरी ब्राह्मण्स थे उनसे इनको लगभग इतना डिस्टेंस मेंटेन करके रखना पड़ता था। तो काफ़ी लोअर लेवल की कास्ट से बिलोंग करते थे, इजावा कम्युनिटी से। तो बाकी इन्होंने क्या किया फिर श्री नारायण गुरु ने, एक तो इन्होंने जो रिचुअल्स थे वर्शिप के, मैरिज के, फ्यूनरल के, ये सब जो रिचुअल्स थे उनको इन्होंने सिंप्लीफाई किया, ठीक है। रिचुअल्स को इन्होंने सिंप्लीफाई किया और इनका ये मानना था कि देयर शुड बी वन रिलीजन, ठीक है, देयर शुड बी वन गॉड एंड देयर शुड बी वन कास्ट। तो एक तरह से ये भी मोनोथिज्म को ही प्रमोट कर रहे थे, ये एक आइडियल सोसाइटी को प्रमोट करना चाहते थे इन आइडियल्स के बेस पर। तो श्री नारायण गुरु धर्म परिपालना की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना लगभग 1902 में होती है, 1902 में होती है इसकी स्थापना। और इनका ये भी मानना था कि जो एवरीबडी शुड बी अलाउड इन द टेम्पल्स, टेम्पल्स में हर एक व्यक्ति को जाने की आज़ादी होनी चाहिए। तो इस तरह से ही हम देखेंगे कि टेम्पल एंट्री मूवमेंट की भी शुरुआत होगी। एक बहुत ही अर्ली मूवमेंट जो इनका था वो था एक अरावीपुरम मूवमेंट। तो यहाँ पर एक मालाबार जो है आज के पीरियड का, मालाबार में यहाँ पर एक टेम्पल था। तो वहाँ पर शिव मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के लिए इन्होंने कहा कि मैं प्राण प्रतिष्ठा करूँगा, मैंने भी दीक्षा ली है, मैं परिव्राजक हूँ, मैं इसकी प्राण प्रतिष्ठा करूँगा। तो इस तरह से ये जो मूवमेंट्स हैं श्री नारायण गुरु धर्म परिपालना जो है, ये एक उदाहरण थी एक रीजनल मूवमेंट का जो कि राइज हुई थी कन्फ्लिक्ट की वजह से, द कन्फ्लिक्ट बिटवीन डिप्रेस्ड क्लासेस एंड अपर नॉन ब्राह्मण कास्ट, है ना। तो जो इनके बीच जो कन्फ्लिक्ट था, इससे हम कह सकते हैं कि इस सब की शुरुआत हुई। बाकी जो है जो SNDP थी, ये एडमिशन करवाती थी पब्लिक स्कूल्स में लोअर क्लास कास्ट वाले बच्चों का, है ना। गवर्नमेंट सर्विसेज में भी इनको और ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करती थी और इनके लिए एक्सेस प्रोवाइड करवाती थी रोड्स वगैरह का, है ना। बाकी हम देखेंगे कि इनके एक डिसाइपल थे, इनका नाम था सहोदरन अयप्पन, सहोदरन अयप्पन इनके डिसाइपल थे। तो ये काफ़ी रेडिकल थे, सहोदरन अयप्पन रेडिकल थे। इनके गुरु तो कहते थे ना वन रिलीजन वन गॉड एंड वन कास्ट। इनका तो ये कहना था कि भगवान चाहिए क्यों, ये सिंपली कहते थे नो रिलीजन, नो गॉड एंड नो कास्ट। ओके, तो ये शिष्य थे नारायण गुरु के, ठीक है। बाकी हम देखेंगे कि SNDP के द्वारा ही हमें टेम्पल एंट्री मूवमेंट की शुरुआत भी देखने को मिलेगी, इन्हीं की ही मोटिवेशन से इसकी शुरुआत होगी टेम्पल एंट्री मूवमेंट्स की। तो 1924 में हमें देखने को मिलता है वायाकॉम सत्याग्रह। तो ये भी एक टेम्पल एंट्री मूवमेंट ही थी, वायाकॉम सत्याग्रह। इसको लीड किया था KP केशवा ने। तो ये भी मोटिवेटेड थे इन्हीं से, SNDP से ही मोटिवेटेड थे KP केशवा। ओके, तो इन्होंने केरला में लॉन्च किया था ये वायाकॉम सत्याग्रह।
जहाँ पर इन्होंने डिमांड की थी कि हिंदू टेम्पल्स को ओपन किया जाए सभी जातियों के लोगों के लिए, ठीक है। और तो एक और सत्याग्रह हमें देखने को मिलता है SNDP के द्वारा, वो था, खैर अगर मैं फ़िलहाल इसी की बात करूं वायाकॉम सत्याग्रह की, तो वायाकॉम सत्याग्रह में गांधी जी ने भी पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। गांधी जी ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था, इन्होंने केरला का टूर किया था इसके सपोर्ट के लिए। तो एक तरह से गांधी जी ने इसको नेशनल इशू बनाया था। और तो फिर 1936 में फिर टेम्पल के गेट्स खोल दिए गए थे सबके लिए, ठीक है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि ये सब मूवमेंट्स जो हैं ये हमें ले जाएंगी ज़्यादा से ज़्यादा इक्वालिटी की ओर, और ज़्यादा जितनी इक्वालिटी बढ़ेगी उससे हमें ये देखने को मिलेगा कि उतनी ही ज़्यादा नेशनल फीलिंग स्ट्रांग होगी, और नेशनल फीलिंग जितनी ज़्यादा स्ट्रांग होगी उतना ही ज़्यादा इंडियन नेशनल मूवमेंट का बेस बनता जाएगा। एक और टेम्पल एंट्री सत्याग्रह जो इन्हीं के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था एक तरह से SNDP के द्वारा, वो हमें देखने को मिलेगा गुरुवायूर सत्याग्रह है एक। तो ये हुआ था 1931 में, ये भी टेम्पल एंट्री मूवमेंट ही था। इसके लीडर थे के केलप्पन, ओके, के केलप्पन थे इसके लीडर। तो इस तरह से इक्वालिटी बढ़ेगी, इस तरह की टेम्पल एंट्री मूवमेंट से ज़्यादा इक्वालिटी, यानी कि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नेशनल फीलिंग, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नेशनल फीलिंग, यानी कि फ्यूचर में स्ट्रॉन्ग बेस बनेगा इंडियन नेशनल मूवमेंट का। तो नारायण गुरु का केस हमने देखा कि ज़्यादातर कास्ट पर ही फोकस था, हाई कास्ट के अगेंस्ट जो भी सोशियो कल्चरल डोमिनेशन थी हाई कास्ट की, उसके अगेंस्ट था इनके मूवमेंट्स का फोकस। बाकी हमें कुछ मूवमेंट्स देखने को मिलेंगी जहाँ पर मिडिल क्लास या मिडिल कास्ट जो हैं उनके द्वारा ऑर्गेनाइज की जाएंगी, क्योंकि इनका ये मानना था कि हम सोशली तो सोसाइटी में हैं, ऊपर आ चुके हैं, ठीक है, हम इकोनॉमिकली भी ऊपर आ चुके हैं, पर अभी भी हमारा रोल नहीं है पॉलिटिक्स के अंदर और एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। तो इन्हें पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव जो हैं वो राइट्स चाहिए थे। तो फिर हमें देखने को मिलेगा यहाँ पर एक और मूवमेंट जिसका नाम है जस्टिस मूवमेंट, ठीक है। ये हमें लगभग 1915 से 16 के पीरियड में इसकी शुरुआत होगी। तो इसमें जो हमें कुछ लीडर्स देखने को मिलेंगे जैसे CN मुदलियार हैं, ठीक है, TM नायर हैं और P त्यागराजा हैं, ठीक है। तो ये मूवमेंट जो ऑर्गेनाइज़ किया गया था मिडिल कास्ट, लगभग मिडिल कास्ट के द्वारा ऑर्गेनाइज़ किया गया था। ये लोग लैंडलॉर्ड्स थे, ट्रेडर्स थे, पर जैसे टॉप कास्ट हो गई, ब्राह्मण्स वगैरह इन्वॉल्व नहीं थे इसमें, इसमें बीच वाले थे, लैंडलॉर्ड्स हो गए, ये लोग ट्रेडर्स भी थे। तो इसमें जो कास्ट हमें देखने को मिलेंगे जैसे कि विलल्लाज मिलेंगे, है ना, और चेट्टियार्स मिलेंगे, हमें रेड्डीज़ मिलेंगे देखने को, नायडूज़ मिलेंगे, नायर्स मिलेंगे, है ना, रेड्डीज़, नायडूज़, नायर्स, विलल्लाज, तो ये सब हमें देखने को मिलेंगे। तो ये लोग जो हैं एक पॉलिटिकल पार्टी एस्टेब्लिश करेंगे अपनी, जिसका नाम होगा जस्टिस पार्टी, ठीक है, इसका नाम होगा जस्टिस पार्टी। और ये पार्टी जो है अपनी लॉयल्टी ब्रिटिश गवर्नमेंट को दिखाएगी, क्योंकि इनकी उम्मीद थी कि जितना लॉयल ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ रहेंगे उतनी ही ज़्यादा इनकी सोसाइटी को, या फिर हम कहें इन लोगों को अधिक ज़्यादा गवर्नमेंट जॉब्स मिलेंगी, उतना ही ज़्यादा इनको रिप्रेजेंटेशन मिलेगी लेजिस्लेचर के अंदर। तो इसलिए हम देखेंगे कि ये लोग हमेशा लॉयल रहेंगे ब्रिटिशर्स के। तो इस तरह से हम ये देख सकते हैं कि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हमें ऐसी भी देखने को मिलेंगी जो ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करेंगी इंडियन आइडेंटिटी के अंदर। तो इसी में से एक थी जस्टिस पार्टी। जस्टिस पार्टी थ्रू आउट जो है इंडियन नेशनल मूवमेंट के थ्रू आउट जो है वो गवर्नमेंट को ही सपोर्ट करेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल 1920 के पीरियड में जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा था तो उस समय जस्टिस पार्टी ही इकलौती पार्टी थी जो उस समय पर गवर्नमेंट को सपोर्ट करी थी। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के दौरान ये लोग गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे थे। तो साथ ही एक और एग्जांपल है ना, जब साइमन कमीशन आया था
तो उस समय भी पर भी सब लोग, बाकी सब कह रहे थे गो बैक साइमन, और ये लोग कह रहे थे कि हाँ हम लोग आपसे बात करेंगे। तो कई बार जो है सोशल रिफॉर्म्स हम देखेंगे कि सेक्टेरियन बन जाएंगे बहुत ज़्यादा। तो सेक्टेरियन बन जाएंगे यानी कि ये लोग सिर्फ अपनी सोसाइटी की बेनिफिट के लिए फ़ाइट करेंगे, इन्हें नेशनल मूवमेंट से उतना कोई लेना देना नहीं होगा। और ब्रिटिशर्स जो है इस चीज़ का फ़ायदा उठाएंगे, वो इस अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल करेंगे भारतीय सोसाइटी के अंदर और ज़्यादा डिवीज़न क्रिएट करने के लिए, और इवेंचुअली सबड्यू करने के लिए किसी भी प्रकार के ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट्स जो कि भारतीयों द्वारा किए जाएंगे। तो ब्रिटिशर्स इस सब का फ़ायदा उठाएंगे, और इस फ़ायदे को उठाकर वो इंडियन नेशनल मूवमेंट के जो एफ़र्ट्स किए जाएंगे भारतीयों द्वारा, उन एफ़र्ट्स को तोड़ने की कोशिश करेंगे डिवीजन्स का फ़ायदा उठा करके। तो जस्टिस मूवमेंट जो है इसी से इंस्पायर होकर हमें देखने को मिलेगी आगे एक और मूवमेंट जो कि है सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। ओके, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। तो ये सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट जो थी एक आउटकम थी जस्टिस मूवमेंट का ही, क्योंकि जस्टिस मूवमेंट में क्या था कि मिडिल कास्ट के जो लोग थे वो उन्होंने क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया था। तो इस सब का जो है डेमोन्स्ट्रेशन अफेक्ट तो आएगा ही। तो डेमोन्स्ट्रेशन अफेक्ट से अब जो लोअर कास्ट के लोग हैं वो भी क्वेश्चन पूछना शुरू करेंगे और अपने राइट्स के लिए बोलना शुरू करेंगे। तो जो ये सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट है इसकी शुरुआत की गई थी, इसकी जो लीड किया था इसको वो किया था ईवी रामास्वामी नायकर ने। इनको एक और नाम से जाना जाता है, वो है पेरियार। ठीक है, तो ये ईवी रामास्वामी जो थे ये भी जुड़े हुए थे जस्टिस मूवमेंट से। ठीक है, ही वॉज ऑल्सो लिंक्ड टू द जस्टिस मूवमेंट। तो ये काफ़ी रेडिकल सोशल रिफॉर्मर थे तमिलनाडु के। ठीक है, ही वॉज अ रेडिकल रिफॉर्मर, क्योंकि रेडिकल्स का क्या मानना होता है, पूरे सिस्टम को ख़त्म कर दो झट से। ठीक है, तो इन्होंने बचपन से काफ़ी ज़्यादा इंसिडेंट्स देखे थे कास्ट और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के। ठीक है, बाकी इन्होंने रैशनल आइडियाज़ को प्रमोट किया था लोगों में, रैशनल आइडियाज़ को इन्होंने प्रमोट किया था, ही प्रमोटेड रैशनल आइडियाज़, क्योंकि बाकी ये वार्न करते थे लोगों को सुपरस्टिशंस के अगेंस्ट, और ये भी कहते थे कि प्रीस्ट्स के ज़्यादा चक्रों में मत पड़ो, है ना, प्रीस्ट के ज़्यादा चक्रों में मत पड़ो, ये रैशनैलिटी को प्रमोट करते थे। बाकी फ्रीडम स्ट्रगल में भी ये काफ़ी एक्टिव थे, है ना, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। और इन्होंने वायाकॉम सत्याग्रह जो अभी हमने देखा थोड़ी देर पहले, उसको भी ज्वाइन किया था इन्होंने, वायाकॉम सत्याग्रह को। और 1929 से लेकर के 1932 के पीरियड में ये टूर करेंगे ब्रिटिश मलाया को और यूरोप को भी और रशिया को भी। ठीक है, फ्यूचर में ये हेड बनेंगे जस्टिस पार्टी के। ठीक है, और लेटर ऑन जो है 1944 में जस्टिस पार्टी का नाम जो है वो चेंज कर दिया जाएगा। देन जस्टिस पार्टी विल बिकम DK, यानी कि द्रविड़ कज़गम। ठीक है, और उसके बाद फ्यूचर में DK बनेगी आपकी DMK, और फिर दोबारा फ्यूचर में DMK बनेगी AIADMK। तो ये AIADMK पॉलिटिकल पार्टी जो होगी वो तमिल कल्चर और तमिल आइडेंटिटी को प्रमोट करने की बात करेगी, ये हिंदी की इम्पोजिशन के अगेंस्ट बात करेंगे। तो इस सब का ये जो रिज़ल्ट है हमें देखने को मिलेगा द्राविड़ मूवमेंट में। इस सब का जो आउटकम है वो हमें देखने को मिलेगा एज द्राविड़ मूवमेंट। और एक पॉइंट पर आकर तो हमें कई प्लेसेस में डिमांड भी देखने को मिलेगी सेपरेट कंट्री की, सेपरेट कंट्री द्राविड़ नाडु की डिमांड हमें देखने को मिलेगी। तो बाकी हम देखेंगे कि मतलब जब ये जस्टिस पार्टी से कन्वर्ट हो गई DK DMK वगैरह में, तो ये फिर इनका फोकस थोड़ा सेक्टेरियन ज़्यादा हो गया, एक पर्टिकुलर सेक्ट के राइट्स के लिए ही इनका फोकस हो गया। बाकी एक इनकी रामास्वामी नायकर जी की, EV रामास्वामी नायकर जी की एक तमिल जर्नल भी आती
थी जो ये लिखते थे, इसका नाम था कुडी अरासा, ठीक है, कुडी अरासा था इसका नाम। तो आप देखोगे कि मैक्सिमम जो ये कास्ट मूवमेंट्स थी ये हमें 20th सेंचुरी में देखने को मिलेंगी, मैक्सिमम कास्ट मूवमेंट। और ये सब जो हैं हमें ले जाएंगी टूवर्ड्स द स्ट्रॉन्ग इंडियन नेशनल मूवमेंट्स, क्योंकि जब इक्वालिटी बढ़ेगी तो नेशनल आइडेंटिटी स्ट्रांग होगी, और नेशनल आइडेंटिटी स्ट्रांग होगी तो इट विल हैव गुड इम्पैक्ट ऑन इंडियन नेशनल मूवमेंट। इवन जब गांधी जी भी आए थे, उन्होंने भी डिप्रेस्ड क्लासेस के इश्यूज़ को लिंक किया था नेशनल मूवमेंट के साथ, है ना। गांधी जी ने भी डिप्रेस्ड क्लासेस के इशू को नेशनल मूवमेंट के साथ लिंक किया था। बाकी एक और एग्जांपल जो हमें अब कास्ट बेस्ड मूवमेंट का देखने को मिलता है, वो मिलता है हमें बाबा साहेब अम्बेडकर का, है ना, बाबा साहेब का हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो हमें इनके द्वारा एक तो देखने को मिलेगी महार मूवमेंट देखने को मिलेगी हमें बाबा साहेब अम्बेडकर के द्वारा। बाय हुम? बाय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ठीक है। तो इस महार मूवमेंट में क्या था, इन्होंने डिमांड की थी, किस चीज़ की डिमांड, कि पब्लिक ड्रिंकिंग वाटर टैंक्स जो है वहाँ से हर एक व्यक्ति को पानी पीने का अधिकार मिले। और तो ये खुद गए थे वहाँ पर टैंक में, है ना, पानी पीने के लिए। इन्होंने कहा था जो उखाड़ना है उखाड़ लो, मैं तो यहीं से पानी निकालूंगा। बाकी इन्होंने आवाज़ उठाई थी टेंपल एंट्री के लिए भी, कि सबको टेंपल में एंट्री मिले, है ना। और तो और ये इन्होंने लड़ाई लड़ी थी फॉर द सेपरेट रिप्रेजेंटेशन, है ना, ऑफ द डिप्रेस्ड क्लासेस इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल, के डिप्रेस्ड क्लास के लोगों को भी रिप्रेजेंटेशन मिले लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर। इस इशू पर भी इन्होंने वो की थी, डिमांड की थी। तो बाकी इनका एक्चुअल जो नाम था, इनका नाम था भीमराव रामजी था इनका नाम, बचपन का भीमराव रामजी इनका नाम था। इनका जन्म हुआ था महो में, ठीक है। तो इनके पिता जो थे वो ब्रिटिश आर्मी में थे, ठीक है। तो ब्रिटिश आर्मी में थे, इस वजह से इनका एजुकेशन का बेस बन पाया। तो ये इनकी एजुकेशन का बेसिस बना। हालांकि बचपन में भी इनको डिस्क्रिमिनेशन तो फेस करना ही पड़ा था। क्लास के बाहर बैठकर, क्लासरूम के बाहर बैठकर इन्हें पढ़ना पड़ा था। बाकी इनके एक टीचर ने फिर इनको अपना सरनेम दिया था, अम्बेडकर सरनेम जो है वो इनको इनके टीचर के द्वारा दिया गया था। फिर फ्यूचर में हम देखेंगे कि ये कोलंबिया यूनिवर्सिटी जाएंगे पढ़ने के लिए। बाकी इनकी जो ये ट्रिप थी फॉरेन की पढ़ाई की, इसको स्पॉन्सर किया था कोल्हापुर के महाराजा ने और गायकवाड़ राजा ने स्पॉन्सर किया था। गुजरात के गायकवाड़ ने और कोल्हापुर के महाराजा ने इनको स्पॉन्सर किया था। और तो और गुजरात के राजा ने, गायकवाड़ राजा ने इनको ये भी कहा था कि वापसी में जब तुम आओगे फिर तुम मेरे लिए काम करना। फिर जब ये काम करने आए थे इनके लिए गुजरात में, तो वो इन्हें बड़ौदा में कोई घर ही नहीं मिला था, बल्कि ऑफिस में भी इनको डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ा था। हालांकि लेटर ऑन तो राजा ने सब ठीक करवा दिया था इनके लिए, पर आप देख सकते हो कि किस तरह से एक फॉरेन में पढ़े हुए व्यक्ति को इतनी बड़ी डिग्री करके जो आया है उसको तक स्ट्रगल फेस करना पड़ा था। तो 1913 में ये कोलंबिया यूनिवर्सिटी गए थे, ओके। और वहाँ पर इन्होंने पीएचडी की थी। पीएचडी की थी इन्होंने ऑन द इशू ऑफ प्रॉब्लम ऑफ इंडियन रुपी, ठीक है। तो इन्होंने यानी कि इकोनॉमिक्स की पढ़ाई भी की थी, ओके। फिर 1916 में इन्होंने अपनी स्टडीज़ कंप्लीट की। बाद में ये फर्दर स्टडी के लिए लंदन भी गए थे। 1921 में ये लंदन गए थे और फिर वापस आना पड़ा था इनको। 1921 में दोबारा ये लंदन गए थे। पहले इन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पढ़ाई पूरी की, पीएचडी पूरी की प्रॉब्लम ऑफ इंडियन रूपी पर। 1916 में इनकी पढ़ाई पूरी की इन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी वाली। उसके बाद ये फर्दर स्टडीज़ के लिए लंदन भी गए, पर इनको वापस आना पड़ा था कुछ काम की वजह से। फिर 1921 में ये दोबारा जाएंगे लंदन और वहाँ पर लॉ की स्टडीज़ करेंगे। किसकी? लॉ की स्टडी करेंगे। और फिर 1924 में ये बॉम्बे में प्रैक्टिस शुरू करेंगे, अपनी लीगल प्रैक्टिस
बॉम्बे के अंदर शुरू करेंगे 1924 में। और जो महाड़ मूवमेंट थी है ना, वो भी इन्होंने लीड की थी, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले। बाकी फिर इन्होंने बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस एस्टेब्लिश की थी बाबा साहेब ने, जैसे कि 1924 के अंदर इन्होंने एस्टेब्लिश की थी एक बहिष्कृत हितकर्णी सभा। क्या एस्टेब्लिश की थी इन्होंने? बहिष्कृत हितकर्णी सभा। तो बहिष्कृत क्या हुआ? बहिष्कृत होता है समवन हु हैज़ बीन बॉयकॉटेड, है ना, और हितकर्णी यानी उनका वेलफेयर। तो बहिष्कृत लोगों के लिए जो इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, बहिष्कृत हितकर्णी सभा। बाकी इनकी जर्नल्स भी आती थी। एक जर्नल थी बहिष्कृत भारत, एक और जर्नल थी इनकी जिसका नाम था जनता। एक और ऑर्गेनाइजेशन जो कि इन्होंने बनाई थी 1927 के अंदर, उसका नाम था समता समाज संघ। ओके। बाकी महाड़ सत्याग्रह हमने देख लिया, उसकी शुरुआत इन्होंने की थी, वाटर बॉडी से पानी यूज़ करने के लिए था महाड़ सत्याग्रह। और 1930 में एक और सत्याग्रह में पार्टिसिपेट किया था इन्होंने, वो था कालाराम मंदिर सत्याग्रह। तो कालाराम मंदिर जो था आपका, ये नासिक के अंदर था, यहाँ पर किया था इन्होंने कालाराम मंदिर सत्याग्रह। ये भी एक टेम्पल एंट्री मूवमेंट ही था, ठीक है। बाकी 1926 से लेकर के 34 के पीरियड में ये नॉमिनेटेड मेंबर भी बने थे बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल के क्या बने थे? नॉमिनेटेड मेंबर बने थे। बाकी इन्होंने तीनों की तीनों जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई थी इंग्लैंड के अंदर, उसमें पार्टिसिपेट किया था तीनों के तीनों में। और फिर 1932 में इन्होंने पूना पैक्ट साइन किया था गांधी जी के साथ। बाकी ये सब हम देखेंगे आगे डिटेल में भी इंडियन नेशनल मूवमेंट में। पूना पैक्ट की स्टोरी क्या है? स्टोरी है कि ब्रिटेन के जो प्राइम मिनिस्टर थे उसने अनाउंस किया था कि सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाएगा डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए। सेपरेट इलेक्टोरेट यानी कि जो डिप्रेस्ड क्लासेस है उनके लोग अलग से इलेक्शन फाइट करेंगे और इनके जो वोटर है वो भी डिप्रेस्ड क्लासेस से ही होंगे। तो सेपरेट इलेक्टोरेट से क्या होना था? एक तरह से सेक्टेरियन इश्यूज क्रिएट हो जाने थे, है ना। तो यानी कि डिवीज़न क्रिएट हो जाना था। तो इस चीज़ का जो अपोजिशन की थी वो गांधी जी ने इस चीज़ को अपोज किया था। तो फिर बाद में गांधी जी के साथ इन्होंने फिर उस इशू के लिए पूना पैक्ट साइन किया था भीमराव जी अंबेडकर ने। बाकी 1936 में ये एक पार्टी भी बनाएंगे जिसका नाम था इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। और 1942 में ये बनाएंगे ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन। और 1945 में ये बनाएंगे पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी। और 1947 में ये बनाएंगे रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। एक और फेडरेशन भी बनाई जाती है इनके द्वारा, मुझे ईयर याद नहीं, आप नेट में चेक कर सकते हो, डिप्रेस्ड क्लासेस फाउंडेशन। ओके। तो इस तरह से हम देखेंगे कि काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशंस बनाई जाएंगी इनके द्वारा। बाकी 1926 में ये यंग हिल्टन कमीशन से भी मिले थे। यंग हिल्टन कमीशन, ये कमीशन था भारत में जो फाइनेंशियल रिफॉर्म्स है उसके लिए बनाया गया था ये यंग हिल्टन कमीशन। तो इससे ये मिले भी थे क्योंकि ये इकोनॉमिस्ट भी थे ना, ये जो थे अंबेडकर जी, ये इकोनॉमिस्ट भी थे।
तो इस वजह से ये इनसे भी मिले थे। और उसके बाद ही हिल्टन यंग कमीशन ने रिकमेंडेशन दी थी आरबीआई बनाने की, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रिकमेंडेशन दी थी, उसके बाद ही इन्होंने। और बाकी इन्होंने कई बुक्स भी लिखी हैं बहुत सारी, जैसे कुछ मैं इम्पोर्टेंट का नाम लिख लेता हूँ यहाँ पर। एक बुक है इनकी एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ठीक है। एक बुक है इनकी हु वर द शूद्रास, ठीक है, हु वर द शूद्रास। एक बुक है इनकी बुद्धा एंड हिज धम्मा। और भी कई बुक्स हैं इनकी, खैर फिलहाल ये कुछ लिख ली मैंने। बाकी गांधी जी और बाबा साहेब अम्बेडकर का जो थॉट्स में हमें डिफरेंसेस मिलेंगे देखने के लिए काफ़ी। जैसे कि फॉर एग्जांपल बाबा साहेब का मानना था कि कास्ट सिस्टम को पूरी तरह से एनिहिलेट किया जाए, पूरी तरह से ख़त्म किया जाए, जबकि दूसरी तरफ हम देखेंगे गांधी जी जो हैं वो वर्ण सिस्टम को सपोर्ट करते थे। वर्ण सिस्टम आपको पता होना चाहिए, वर्ण सिस्टम बर्थ के ऊपर बेस्ड नहीं होता, पर वर्ण सिस्टम इज़ बेस्ड ऑन योर वर्क, कर्म आधारित होती है वर्ण व्यवस्था। आप जो काम करते हो उस हिसाब से वर्ण होगा आपका। तो बाकी बाबा साहेब अम्बेडकर जो है 1956 तक जीवित रहे, 1956 तक। इंडिपेंडेंस के बाद ये हमारे लॉ मिनिस्टर भी बने थे, है ना। तो इस तरह से ये सब चीज़ें हैं। बाकी हम आगे भी देखते रहेंगे बीच बीच में बाबा साहेब के बारे में, जब जब कई इश्यूज आते रहेंगे वहाँ पर भी हम पढ़ेंगे। ओके, तो इस तरह से हम देखेंगे। बाकी कास्ट अवेयरनेस को लेकर के भारत के अंदर रजवाड़े भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव थे, क्योंकि जैसा हमने देखा बाबा साहेब ना होते अगर इनकी जो ट्रिप है वो स्पॉन्सर नहीं की जाती गायकवाड़ और इसके कोल्हापुर के राजा द्वारा, है ना, गायकवाड़ राजा और कोल्हापुर के राजा द्वारा अगर ट्रिप स्पॉन्सर नहीं की जाती तो बाबा साहेब नहीं होते। तो इस तरह से हमें देखने को मिलेगा कि भारत के रजवाड़े भी काफ़ी एक्टिव थे कास्ट अवेयरनेस को लेकर के। तो एक और रजवाड़ा जिसका हमें एग्जाम्पल देखने को मिलता है वो है मैसूर स्टेट का। ओके, तो मैसूर स्टेट में हमने देखा जो कि वडेयार किंग था। मैसूर स्टेट में वडेयार डायनेस्टी एस्टेब्लिश की गई थी ना ब्रिटिशर्स के द्वारा, तो मैसूर में वडेयार स्टेट था। तो वहाँ का जो राजा था उसका भी मानना था कि कास्ट रिफॉर्म्स की ज़रूरत है भारत के अंदर, तो इसलिए उसके द्वारा एक कमेटी एस्टेब्लिश की जाती है। इस कमेटी का नाम होता है जस्टिस मिलर कमेटी। जस्टिस मिलर कमेटी, तो एक जज थे, चीफ जस्टिस थे वो मैसूर हाई कोर्ट के अंदर, उनका नाम था लेस्ली मिलर। उनके अंडर ये कमेटी बिठाई जाती है, जस्टिस मिलर कमेटी, लेस्ली मिलर के अंडर। ये चीफ जस्टिस थे मैसूर हाई कोर्ट के अंदर। तो इस कमेटी का काम था यही कि बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को प्रोफेशनल एजुकेशन प्रोवाइड करने के रिगार्डिंग और उनको गवर्नमेंट जॉब्स दिलवाने के रिगार्डिंग, उनको फ्री एजुकेशन, फ्री बुक्स और उनका जो एडमिशन प्रोसीजर है उसको कैसे रिलैक्स किया जाए एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के अंदर। तो इस सब के रिगार्डिंग ये कमेटी बनाई गई थी, जस्टिस मिलर कमेटी। तो ये कमेटी बनाई गई थी 1919 में बनाई गई थी। ये किसके द्वारा बनाई गई थी? ये बनाई गई थी महाराजा ऑफ द मैसूर स्टेट, इनका नाम था महाराजा कृष्ण राजा वडेयार, ठीक है। और इनके दीवान इन्होंने भी मिलकर बनाई थी, महाराजा और इनके दीवान ने ये कमेटी। तो इनके दीवान का नाम था कंथराजा उर्ज। बाकी ये इस कमेटी को भी अपोज किया था बहुत ज़्यादा, कई अपोज किया जा बहुत ज़्यादा तो क्या मतलब इसको अपोज किया गया था कई ऑर्थोडॉक्स सेक्शंस के द्वारा। ये तो फिर होता ही है, आपने देखा हर जगह ही कहीं ना कहीं आपको अपोजिशन मिलेगी ऑर्थोडॉक्स सेक्शन के द्वारा। बाकी एक और मूवमेंट हमें देखने को मिलता है सेंट्रल इंडिया के रीजन में, सेंट्रल इंडिया के अंदर, इसका नाम था सतनामी मूवमेंट, ठीक है, सतनामी मूवमेंट। तो ये जो मूवमेंट है ये इट वाज फाउंडेड बाय, इसकी शुरुआत की थी घसीदास ने की थी। तो घसीदास जो है वो लेदर वर्कर्स के वेलफेयर के लिए काम करते थे। इन्होंने मूवमेंट ऑर्गेनाइज की थी लेदर वर्कर्स का सोशल स्टेटस इम्प्रूव करने के लिए। किसके लिए?
लेदर वर्कर्स के लिए, ओके, लेदर वर्कर्स के लिए। बाकी एक और हमें ईस्टर्न बंगाल के अंदर एक और एग्जाम्पल देखने को मिल जाता है। ईस्टर्न बंगाल में हमें एग्जाम्पल देखने को मिलेगा हरिदास ठाकुर का। तो हरिदास ठाकुर जो थे उन्होंने वो जो है चंडाला कल्टीवेटर्स के वेलफेयर के लिए काम किया था। इन्होंने किसके लिए काम किया था? चंडाला कल्टीवेटर्स के लिए। चंडाला कल्टीवेटर्स आपको एंशियंट इंडिया से ही देखने को मिल जाएंगे ये लोग। तो इन्होंने बाकी ब्राह्मणिकल टेक्स्ट को भी क्वेश्चन किया था जो कि कास्ट सिस्टम को सपोर्ट करते थे। ऐसे ब्राह्मणिकल टेक्स्ट को क्वेश्चन किया था हरिदास ठाकुर ने। बाकी अगर हम वुमेन सेंट्रिक रिफॉर्म्स की बात करें तो वुमेन सेंट्रिक रिफॉर्म्स में हमें दो चीज़ें देखने को मिलेंगी, ठीक है। एक तो हमें ये देखने को मिलेगा वुमेन सेंट्रिक रिफॉर्म्स स्टार्टिंग के पीरियड में किसने लीड किए थे? मोस्टली किए थे मेल रिफॉर्मर्स ने ही। तो मेल रिफॉर्मर्स फिर अपनी ही विम्स और फैंसीज के अकॉर्डिंग करेंगे। जब भी अगर फीमेल वुमेन सेंट्रिक रिफॉर्म लाने हैं, किसके लिए लाने हैं? वुमेन के लिए लाने हैं। पर कर कौन रहा है? मेल कर रहे हैं, मेल रिफॉर्मर्स। तो वो तो अपनी विम्स और फैंसीज के अकॉर्डिंग ही करेंगे ना। तो फिर धीरे धीरे बाद के पीरियड में हमें कुछ फीमेल रिफॉर्मर्स भी देखने को मिलेंगी, क्योंकि इनिशियल पीरियड में जो है एजुकेशन प्रोवाइड करवाई गई मेल रिफॉर्मर्स के द्वारा, है ना। फॉर एग्जांपल ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने गर्ल्स स्कूल एस्टेब्लिश किए थे, है ना। तो अब ऑब्वियसली इन गर्ल्स स्कूल से जो लड़कियां पढ़ेंगी उनमें से फ्यूचर में कुछ वुमेन लीडर्स भी निकल करके आएंगी। दूसरा एग्जाम्पल अगर हम ज्योतिबा फुले का देखें तो ज्योतिबा फुले ने सावित्रीबाई फुले को पढ़ाया, तो फिर सावित्रीबाई फुले रिफॉर्मर बनी ना। तो इस तरह से हम देखेंगे कि शुरुआत में मेल रिफॉर्मर्स एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे और फिर धीरे धीरे फीमेल रिफॉर्मर्स भी डेवलप या फिर क्रिएट होना शुरू हो जाएंगी। अगर हम ब्रह्म समाज का एग्जाम्पल लें, ब्रह्म समाज किसने फॉर्म किया था? ये तो मेल ने ही फॉर्म किया था। ब्रह्म समाज वॉज फाउंडेड बाय मेल। शुरुआती दौर में मेल मेंबर्स ही थे इसमें, पर बाद में हम देखेंगे क्योंकि इसने ब्रह्म समाज ने एडवोकेट किया वुमेन राइट्स के लिए, फिर लेटर ऑन फीमेल लीडर्स भी ज्वाइन करेंगी और फिर अपनी वॉइसेस रेज करेंगी वुमेन राइट के लिए, है ना। हमने देखा एग्जाम्पल देखे कादम्बिनी गांगुली के, देखे हमने सावित्रीबाई फुले के, देखे रुक्माबाई का केस भी हम देख चुके हैं कंजुगल राइट्स के लिए जो था। बाकी हमें ताराबाई शिंदे देखने को मिलेंगी, रुकैया बेगम देखने को मिलेंगी, मुमताज़ अली देखने को मिलेंगी। तो इस तरह से हमें काफ़ी सारी वुमेन रिफॉर्मर्स देखने को मिलेंगी। तो इनमें से कुछ के नाम आपको याद होने चाहिए, है ना। तो जैसे कि एक हमें देखने को मिलती हैं पंडिता रामाबाई, ठीक है। तो इनका जो ओरिजिनल नेम था वो था रामाबाई डोंगरे। रामाबाई डोंगरे इनका ओरिजिनल नेम था। तो बचपन में ही इनके मतलब जब ये छोटी थी तभी इनके पेरेंट्स की मृत्यु हो गई थी, पर इन्हें पढ़ाई का शौक़ था तो इन्होंने पढ़ाई जारी रखी। तो ये फर्स्ट वुमेन बनी भारत के अंदर जिन्हें टाइटल मिला पंडिता का। पंडिता का टाइटल इन्हें क्यों दिया गया? क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्कॉलर थी, है ना। तो इन्हें पढ़ाई का शौक़ था, ये काफ़ी ज़्यादा पढ़ी हैं और फिर इन्हें पंडिता का टाइटल भी मिला और ये फिर बनी पंडिता रामाबाई। और तो और यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता में इन्हें 20 की उम्र में सरस्वती का टाइटल भी दिया गया था। इनको सरस्वती का टाइटल भी दिया था यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता में जब ये मात्र 20 साल की थी। बाकी फिर ये शादी भी करती हैं आगे जा कर के, पर इनके पति की भी मृत्यु हो जाती है। बाद में हम देखेंगे ये बनाएंगी आर्य महिला समाज, इनके द्वारा बनाया जाएगा आर्य महिला समाज। बाकी मराठी लेजिस्लेचर में भी मराठी लिटरेचर में भी कंट्रीब्यूट करेंगी ये। इन्होंने अपनी पहली बुक लिखी थी मराठी में जिसका नाम था स्त्री धर्म नीति। स्त्री धर्म नीति था इस बुक का नाम। बाकी फिर ये इंग्लैंड भी जाएंगी फर्दर स्टडीज़ के लिए, वहाँ पर ये क्रिश्चियनिटी के बारे में पढ़ाई करेंगी और फ्यूचर में ये फिर हम देखेंगे कि अमेरिका भी जाएंगी और कुछ समय तक ये अमेरिका में रहेंगी, यूएसए में, और फिर 1888 में वापस भारत आ जाएंगी और फिर ये एस्टेब्लिश करेंगी भारत में शारदा सदन को। शारदा सदन, तो ये शारदा सदन जो था ये डेस्टिट्यूट वुमेन के लिए बनाया गया था।
तो इसको होम फॉर लर्निंग और एंड मुक्ति भी कहते हैं, होम फॉर लर्निंग एंड मुक्ति, शारदा सदन। ओके, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड होम फॉर लर्निंग एंड मुक्ति। तो डेस्टिट्यूट वुमेन के लिए बनाया गया था ये। बाकी इनको एज क्रिश्चियन मिशनरीज के रूप में भी देखा जाता था। क्रिश्चियन मिशनरीज के जो एफर्ट्स थे उसका पार्ट भी देखा जाता था इनको, क्योंकि बीच में ये क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गई थी। पर ऐसा 100% ट्रू नहीं है, ये एक्चुअल में जो है लोगों की सहायता के लिए काम करना चाहती थी। बाकी एक और एग्ज़ाम्पल जो हमें देखने को मिलता है वो मिलता है ताराबाई शिंदे का। ये महाराष्ट्र से थी और ये बुक लिखेंगी 1882 में एक। तो इनकी जो बुक पब्लिश हुई थी उसका नाम था अ कंपैरिजन बिटवीन वुमेन एंड मैन। ये थी इनकी बुक, ठीक है। तो इस तरह से ये बुक थी इनके द्वारा लिखी गई थी, ताराबाई शिंदे, नाम याद रखना आप। एक और एग्जाम्पल जो हमें देखने को मिलेगा वो है रशुंदरी देवी का। तो ये थी 1800 से 1890 के पीरियड में। तो रशुंदरी देवी जो है इनका जन्म वेस्ट बंगाल में हुआ था और इन्होंने 60 की उम्र में जा कर के, इतना बड़ा होकर के, अपनी पहली ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, ठीक है। इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी बांग्ला में, ठीक है। और इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम था अमार जीवन। अमार जीवन इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम था। और जो इनकी बुक है अमार जीवन, इट इज़ द फर्स्ट नोन ऑटोबायोग्राफी रिटन बाय एन इंडियन वुमन। इट इज़ द फर्स्ट नोन ऑटोबायोग्राफी रिटन बाय एन इंडियन वुमन। रशुंदरी देवी जो थी वो हाउस वाइफ थी एक रिच लैंडलॉर्ड फैमिली में, ठीक है। तो उस समय पर ये माना जाता था कि अगर कोई औरत पढ़ाई करेगी, लिखेगी, पढ़ेगी तो वो अपने पति को बैड लक लेकर के आएगी और वो विधवा भी बन जाएगी। तो डिस्पाइट ऑल दिस उन्होंने अपने आप को खुद से सिखाया, इन्होंने खुद से पढ़ाई की। ये चुप चुप कर के पढ़ाई करती थी, अपने पति की किताबों में से पन्ने फाड़ती थी, उससे पढ़ती थी, वहाँ पर लेटर्स को आइडेंटिफाई करने की और रिकग्नाइज करने की कोशिश करती थी। तो इस तरह से धीरे धीरे इन्होंने खुद अपने आप को सिखाया, है ना। बाकी इन्होंने जो पहली बुक पढ़ी थी वो थी लाइफ ऑफ चैतन्य भागवत। आपने देखा होगा चैतन्य महाप्रभु, इस्कॉन मूवमेंट वाले जिनको वर्शिप करते हैं ना, तो उनकी जो बुक थी लाइफ ऑफ चैतन्य भागवत, उनके ऊपर जो बुक थी वो इन्होंने सबसे पहले पढ़ी थी। बाकी अगर हम मुस्लिम सोसाइटी के अंदर बात करें, मुस्लिम वुमेंस हमें एक देखने को मिलती हैं, बेगम रुकैया शेखावत हुसैन, ठीक है। तो इन्होंने जो है स्कूल्स चलाए, स्कूल्स की शुरुआत की मुस्लिम लड़कियों के लिए, पटना और कलकत्ता के अंदर मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कूल चलाए इन्होंने। ये फियरलेस क्रिटिक थी, किसकी? कंजर्वेटिव आइडियाज़ की क्रिटिक थी ये आर्ग्यू करती थी कि रिलीजियस लीडर्स जो हैं हर फेथ के, उन्होंने जो है औरतों को इन्फीरियर प्लेस दिया हुआ है, ऐसा इनका कहना था। एक और मुस्लिम महिला सोशल रिफॉर्मर जो हमें देखने को मिलती हैं वो है मुमताज़ अली। इन्होंने जो है कुरान की जो वर्सेस हैं उनको री इंटरप्रेट किया था, ये आर्ग्यू करने के लिए कि देखो कुरान में कहाँ मना किया गया है वुमन की एजुकेशन के लिए, है ना। बाकी इन्होंने उर्दू नोवेल्स भी लिखी थी, है ना। और इन्होंने फिर बाकी महिलाओं को एनकरेज किया कि अपने धर्म के बारे में खुद पढ़ो और खुद समझो, दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट मत रहो। तो इस तरह से हम देखेंगे कि ये सब जो औरतें थी ये वुमेन राइट्स के लिए किस तरह से इन्होंने अपनी स्ट्रगल किया और कैसे वुमेन राइट्स के लिए लड़ी। तो ये सब
जो मैक्सिमम जो वुमेन राइट्स के वर्क हैं ये हुए थे लगभग 19वीं शताब्दी में, मैक्सिमम ये 19वीं शताब्दी में थे। और फिर आते आते हम देखेंगे इसका रिज़ल्ट क्या होगा कि 20th सेंचुरी में जब इंडियन नेशनल मूवमेंट होगा तो उसमें हमें स्ट्रॉन्ग बेस देखने को मिलेगा वुमेन पार्टिसिपेशन का भी, ठीक है, वुमेन पार्टिसिपेशन का भी हमें स्ट्रॉन्ग बेस देखने को मिलेगा। तो इस तरह से अगर भारत को बिना इन सोशल रिफॉर्म्स के आज़ादी मिली होती तो भारत एक रिग्रेसिव स्टेट के रूप में पैदा होता। तो ये बहुत ही अच्छा हुआ कि ये पहले वुमेन रिफॉर्म्स और ये बाकी सब जो रिफॉर्म्स थे ये हो गए आज़ादी से पहले ही, वरना अगर बिना इनके हुए किसी पॉलिटिकल रीज़न से आज़ादी मिलती तो शायद भारत एक रिग्रेसिव स्टेट के रूप में हाँ बनता। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।